तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। नाउ तो पहला टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ 6 न्यू बेंट टोड गैकोस स्पीसीज इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये आप देख सकते हैं पिक, यहाँ पे ये बेंट टोड गैकोस हैं, ठीक है? जो जिसके जो टोड होते हैं बेंट होता है, ठीक है? आप यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली देख सकते हैं ये पिक पे, इनका जो टो है ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये बेंट आपको दिखेगा, ठीक है? तो एक स्पेसीज है, ये पाया गया है नॉर्थ ईस्ट में। 6 न्यू स्पेसीज नॉर्थ ईस्ट में पाया गया है, जिसमें 2 स्पेसीज फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश, 2 फ्रॉम नागालैंड एंड 2 फ्रॉम मणिपुर एंड मिजोरम में पाया गया है, ठीक है? एंड ये रिसर्च कंडक्ट हुई थी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ट्रस्ट for the research in ecology and environment and the National History Museum London, ठीक है? यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो रिसर्च कंडक्ट की गई थी इंडिया और यूके के कोलैबोरेशन के साथ की गई थी, इंडिया और यूके के साइंटिस्टों के द्वारा ये रिसर्च की गई थी, ठीक है? नो, तो जितन ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है या हिमालयन जो रीजन है, श्रीलंका हो गया या फिर पेनिनसुला इंडिया हो गया, यहाँ पे ये बेंट टोड गैको जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है इन दिस टेरेन में, ठीक है? इस लोकेशन में पाए जाते हैं, सोलोमन आइलैंड में ये पाया जाता है, ठीक है? तो 346 स्पेसीज जो है इसका आइडेंटिफाई की गई है, ठीक? तो आप इसे देख सकते हैं। नो, मूव टू द नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज। असम ऑब्जर्व द देशभक्ति दिवस टू कमेमोरेट द तरुण राम फुकन डेथ एनिवर्सरी। तरुण राम फुकन जी के डेथ एनिवर्सरी को एज अ देशभक्ति दिवस ऑब्जर्व की जा रही है ऑब्जर्व की गई एट द राजभवन, ठीक है? तो आपका प्रीलिम्स का यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कि किसकी डेथ एनिवर्सरी को एज अ देशभक्ति दिवस सेलिब्रेट की जाती है, तो ऑब्जर्व की जाती है, तो देशभक्ति दिवस तरुण राम फुकन जी की डेथ एनिवर्सरी को। नो, 84th डेथ एनिवर्सरी है देशभक्त तरुण राम फुकन जी, ठीक है? और इनकी जो यहाँ पे ट्रिब्यूट की गई है बाय द फर्स्ट लेडी ऑफ असम, अनीता कटारिया, जो गुलाब चंद कटारिया जी की जो वाइफ हैं असम के गवर्नर की, along with the commissioner and secretary to the governor SS मीनाक्षी सुंदरन and the राजभवन ऑफिसर्स एंड स्टाफ, इन्होंने ट्रिब्यूट पे किया टू द तरुण राम फुकन, ठीक है? नो, the commissioner highlighted the Tarun Ram Fukan's contribution to the freedom struggle and emphasized the learning from his inspiring qualities. तो अगर आप तरुण राम फुकन जी के पूरी लाइफ जर्नी को देखें, तो इनका जो he was born 22nd of the January 1877 in the Assam and study in the Kolkata and London and learn about the law. एंड अगर हम इनके पॉलिटिकल कैरियर एंड कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो ही इज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ही वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडियाज स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस, असम एसोसिएशन के साथ एक्टिव रहे, ठीक है? वुमेन के पार्टिसिपेशन में इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ये काफी अच्छा रोल प्ले किए हैं और सोशल रिफॉर्म में काफी अच्छा रोल प्ले किए हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में असम को लीड भी किए, पूरे मास को मोबिलाइज की गई अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो इनमें एक हम कह सकते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल में काफी वाइटल रोल प्ले किया गया बाय द तरुण राम फुकन, इसके लिए इनको काफी याद किया जाता है और इनकी डेथ एनिवर्सरी को देशभक्ति दिवस के रूप में ऑब्जर्व की जाती है। ओके, नाउ मूव बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, असम पीसीएस के लिए फाउंडेशन बैच 2 लॉन्च की गई है, फाउंडेशन संकल्प बैच 2 लॉन्च की गई है, ठीक है? 7th ऑफ सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है स्पेशली फॉर द असम पीसीएस। यहाँ पे एक बहुत अच्छी सेल जो है अभी चल रही है, ग्रुप के पास सेल, क्योंकि आपको पता है 5 सितंबर ऑब्जर्व की जाती है एज अ टीचर्स डे, ठीक है? तो इस अवसर पे आपको 10% ऑन द ऑल कोर्सेज ऑफ द स्टडी आईक्यू पीसीएस ऑफर की जा रही है, यू कैन ज्वाइन। विद्या लाइव कोड आप यहाँ इस्तेमाल कर देंगे जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे आपको पता है कि असम पीसीएस के लिए यहाँ पे
बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि असम से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, असम से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, वो पढ़ाई जाए, उसका उसके डायनामिक कंटेंट प्रोवाइड किए जाएँ, ठीक है? करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ाया जाए, मेंस की आंसर राइटिंग हो, प्रीलिम्स के टेस्ट हो, मेंस के टेस्ट हों, तो ये सब कुछ यहाँ पे कंडक्ट कराई जाती है। ईच एंड एवरी टॉपिक को बिल्कुल इन डेप्थ एनालिसिस के साथ आपको कंडक्ट कराया जाता है, तो आप इसे जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? कोड ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, विद्या लाइव। मूव फॉरवर्ड। भूमि पूजन डन फॉर द टाटा इलेक्ट्रॉनिक चिप असेंबली प्लांट इन द असम। असम में टाटा जो कंपनी है, टाटा कंपनी यहाँ पे एक चिप प्लांट जो सेमीकंडक्टर के लिए एक चिप प्लांट स्टेबल करने जा रही है, कर रही है, ठीक है? जो ऑपरेशनल होगा 2025 में ये ऑपरेशनल हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ से क्योंकि ये एक बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा इन द डेवलपमेंट ऑफ असम, असम के डेवलपमेंट में, असम के प्रोग्रेस में काफ़ी अहम रोल प्ले करेगा। तो कभी आप इकोनॉमी से, असम के ग्रोथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं मेंस के लिए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको ज़रूर मेंशन करेंगे। नो, तो यहाँ पे 2025 में ये ऑपरेशनल हो जाएगा और इससे काफ़ी अच्छा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर। आपको पता है कि सेमीकंडक्टर हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, हमारे न्यू डेवलपमेंट के लिए, चाहे हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जो जो भी डेवलपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है या लैपटॉप है या मोबाइल फ़ोन के डेवलपमेंट के लिए, मोबाइल फ़ोन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो और अभी इंडिया में गुजरात में को स्टेबल किया जा रहा है, एक प्लांट स्टेबल किया जा रहा है एंड वन प्लांट इज़ इन असम। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो टोटल कॉस्ट यहाँ पे होगा असम में 27,000 करोड़ का कॉस्ट से इसको स्टेबल किया जा रहा है, इसको एस्टेब्लिश की जा रही है। नाउ द प्लांट इज प्रोजेक्टेड टू क्रिएट 27,000 जॉब, 27,000 जॉब क्रिएट किया जा रहा है। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है असम में, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, इसको दूर किया जाए, ये खत्म हो पाएगा, ठीक है? कुछ रिड्यूस हो जाएगा, नॉट एलिमिनेट नहीं हो पाएगा पूरा, लेकिन कुछ रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है? और इंक्लूडिंग द 15,000 डायरेक्ट जॉब प्रोवाइड की जाएगी एंड 12,000 इनडायरेक्ट जॉब प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? क्योंकि जिस एरिया में, जिस रीजन में प्लांट एस्टेब्लिश की जाएगी, वहाँ की इकोनॉमी अपने आप ग्रो हो जाएगी, वहाँ पे होटल इंडस्ट्रीज ग्रो हो जाते हैं, वहाँ पे लोकल बिजनेस जो है ग्रो हो जाता है। इसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट हर तरह के जॉब्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएँगे। नाउ तो टाटा सन्स एन चंद्रशेखरन के द्वारा इनका कहना है कि द फैसिलिटी हैज़ पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द असम इनटू द सेमीकंडक्टर हब। तो ये अगर जब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट जो असम हो जाएगा, असम इज ट्रांसफॉर्म इनटू द सेमीकंडक्टर हब। असम जो है एक सेमीकंडक्टर हब के रूप में जाना जाएगा, ठीक है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल प्ले करेगा इन द डेवलपमेंट ऑफ द असम। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो इंडिया में सेमीकंडक्टर पे गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है। एक प्रोजेक्शन भी लाई गई है कि सेमीकंडक्टर, इंडिया की सेमीकंडक्टर मार्केट जो है, ये 55 बिलियन होगी बाय द ईयर 2026। यू कैन यूज़ इट इन द योर मेंस। तो इंडिया में 55 बिलियन डॉलर का मार्केट हो जाएगा सेमीकंडक्टर का बाय द ईयर 2026, ठीक है? और इस पे कई सारे वर्क जो हैं किए जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। इंडियन गवर्नमेंट कई सारा इनिशिएटिव ले रही है, जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, यहाँ पे इसमें भी सेमीकंडक्टर को इंक्लूड की जा रही है, इंक्लूड की गई है। डिजिटल डिजिटल रिस्क भी या DIR-V प्रोग्राम जो है, ये माइक्रो प्रोसेसर प्रोडक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की गई है। डिजिटल रिस्क भी या DIR-V प्रोग्राम फॉर द माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है? मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम, एमसिप स्कीम जो है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसको, एमसिप स्कीम, ठीक है? मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम फॉर द सेमीकंडक्टर,
तो ये सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जो सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन के लिए, सेमीकंडक्टर को ग्रोथ के लिए, हमारे कंट्री में सेमीकंडक्टर के ग्रोथ के लिए ये सारे स्टेप्स जो है लिए जाते हैं। कीप्स टू स्टार्टअप, C2S, C2S, कीप टू स्टार्टअप, कीप्स टू स्टार्टअप। ये भी एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट ले रही है, ठीक है, जिससे हाई क्वालिटी इंजीनियर्स को ट्रेन किया जाए फॉर द सेमीकंडक्टर, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। लोक कल्याण दिवस, लोक कल्याण दिवस। असम रिमेंबर्स द लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई, जो असम के पहले चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। तो असम ऑब्जर्व द 72nd डेथ एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर एंड द फ्रीडम फाइटर लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई ऑन द फ्राइडे, एंड द यानी यहाँ पे 72nd बर्थ एनिवर्सरी को, यानी जो डेथ एनिवर्सरी है, गोपीनाथ बारदोलोई जी की, इसको इनको एज अ लोक कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है, लोक कल्याण दिवस के रूप में ऑब्जर्व की जाती है, लोक कल्याण दिवस, ठीक है। तो अब दो चीज हमने देखा है, एक तो देखा कि जो डेथ एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी तरुण राम फुकन जी की, तो इनकी डेथ एनिवर्सरी को एज अ देशभक्ति दिवस, और जो लोकप्रिय गोपीनाथ भारदोलोई जी के डेथ एनिवर्सरी को एज अ लोक कल्याण दिवस। तो यहाँ पे आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रहिएगा यहाँ पे, ठीक है। गोपीनाथ बारदोलोई जी लोक कल्याण दिवस, ठीक है ना। तो इसको एज अ ऑब्जर्व की जाती है एज अ लोक कल्याण दिवस, ठीक है। गोपीनाथ बारदोलोई जी का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत he was played the vital role in the India's freedom struggle, असम फ्रीडम स्ट्रगल और द असम एडमिनिस्ट्रेशन में काफी अच्छा योगदान रहा है, ठीक है। पब्लिक वेलफेयर में काफी हेल्प रहा है इनका, इनका रोल रहा है इन द असम, ठीक है। तो इस इनके डेथ एनिवर्सरी के दिन जब हम लोग कल्याण दिवस ऑब्जर्व करते हैं, तो उस टाइम कुछ अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, लोक सेवा पुरस्कार अवार्ड जो है ये प्रोवाइड की जाती है, रिकॉग्निशन फॉर द पब्लिक सर्विस, ठीक है। 99 नॉन गैजेट ऑफिसर्स को यहाँ पे ये अवार्ड प्रोवाइड की गई है। स्टेट लेवल अवार्ड 10 एम्प्लॉयज को दी गई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड जो 89 एम्प्लॉयज को ऑनर की गई है, ठीक है। स्पेशल रिकॉग्निशन इन द दीमा हशा, ठीक है। तो लाल लाल रुई मोतोई लाल रोहित मोई फाबंग सीनियर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हैं, जिनको एंड विष्णु छेत्री एमटीएस, जिनको डिस्ट्रिक्ट लेवल लोक सेवा अवार्ड, लोक सेवा पुरस्कार प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे जो भी रेसिपिएंट हैं ऑफ द अवार्ड रिसीव अ 1 ईयर एक्सटेंशन ऑफ द सर्विस, उनके सर्विस में 1 ईयर का एक्सटेंशन होगा, और बियॉन्ड द रिटायरमेंट एज, एंड द कैश प्राइज ऑफ द 25,000 एंड द सिटीजन्स वर प्रोवाइडेड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, असम गवर्नमेंट पुश फॉर द एसटी स्टेटस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो एसटी के स्टेटस के लिए प्रपोजल दी गई है असम गवर्नमेंट के द्वारा। ST status for the sixth ethnic community. Assam government is seeking to grant the scheduled tribe status to the six ethnic community. और ये सिक्स एथनिक कम्युनिटी जो है, ये है कुछ राजवंशी, ताई अहोम, टुटिया, मटक, मोरान एंड टी ट्राइब, ठीक है। तो इनको इनको ग्रांट की जाए, इसके लिए असम गवर्नमेंट यहाँ पे वर्क कर रही है, शेड्यूल्ड ट्राइब की स्टेटस यहाँ पे इनको प्रोवाइड की जाए। तो चीफ मिनिस्टर नॉट हियर, चीफ मिनिस्टर नहीं, जो यूनियन मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल announced the report from the group of ministers and formed to suggest the mobility modalities and will soon the submit to the center। यानी कहा गया कि यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनके द्वारा यहाँ पे रिपोर्ट को सबमिट कराई जाएगी, और फिर क्योंकि एक नॉर्मल हम बात करें कि कौन स्पेसिफाइड करेगा विच ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटी विल बी कंसिडर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो प्रेसिडेंट जो है, अगर आप आर्टिकल 342 को अगर देखें, तो किसी भी ट्राइब को, किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस
किसी भी कम्युनिटी को एनी कम्युनिटी किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस कौन प्रोवाइड कर सकता है? ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं। इसके लिए लेकिन नोटिफिकेशन जारी की जाती है स्टेट के द्वारा। स्टेट नोटिफिकेशन जारी करती है। कोई भी स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी हो, अगर किसी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देना है, तो वहाँ पे जो स्टेट ये नोटिफिकेशन देती है, रिपोर्ट देती है टू द सेंटर। और यहाँ पे सेंटर में प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 342 किसी भी प्रेसिडेंट कैन स्पेसिफाई द विच ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटीज which will be considered a scheduled tribe for the state or union territory. ठीक है, एंड द प्रेसिडेंट मस्ट कंसल्ट विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट बिफोर मेकिंग दिस डिसीजन। तो यहाँ पे गवर्नर जो होंगे, गवर्नर से कंसल्ट की जाएगी। प्रेसिडेंट जो है गवर्नर से कंसल्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पार्लियामेंट का भी पावर है। पार्लियामेंट कैन इंक्लूड और एक्सक्लूड एक्सक्लूड पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट इंक्लूड भी कर सकती है और एक्सक्लूड भी कर सकती है ट्राइब्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब बाय द लॉ और बाय द नोटिफिकेशन। ठीक है, जो आर्टिकल 342 क्लॉज 1 के तहत पार्लियामेंट किसी भी ट्राइब को इंक्लूड कर सकती है और एक्सक्लूड कर सकती है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट दोनों का रोल है। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, रिकमेंड कर सकती है, रिपोर्ट दे सकती है। इज दैट क्लियर? नाउ ऑटोनॉमस काउंसिल फॉर द मोरन कम्युनिटी। नाउ तो अपकमिंग फंक्शनिंग, the chief minister confirmed that proposed autonomous council for the Moran community would begin फंक्शनिंग सुन। तो मोरन कम्युनिटी के लिए जो ऑटोनॉमस काउंसिल है, उसको प्रपोज की गई है ताकि वो फंक्शन कर सके। एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज मेकिंग अ सिंसियर एफर्ट टू एड्रेस द इशू अफेक्टिंग द मोरन कम्युनिटी। तो मोरन कम्युनिटी को जो भी इश्यूज हैं, जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए यहाँ पे क्या की जा रही है, उनको एड्रेस की जाएगी। नाउ तो यहाँ पे जो डेलीगेशन है, डेलीगेशन के साथ मीटिंग हुई। ड्यूरिंग द मीटिंग विद द डेलीगेशन ऑफ द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन द गुवाहाटी, जो यूनियन मिनिस्टर हैं सोनोवाल स्टेट दैट द गवर्नमेंट ऑफ जो मिनिस्टर्स है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है, जीओएम का मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैज इनिशिएटेड द कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग द एसटी स्टेटस फॉर द 6 एथनिक ग्रुप। और 6 एथनिक ग्रुप के लिए यहाँ पे अब गवर्नमेंट पूरी तरह से एक्टिव है, एक एक्शन रोल में है कि जो एसटी कम्युनिटी, जो 6 एथनिक ग्रुप है, इनको एसटी कम्युनिटी में शामिल किया जाए। ठीक है, एंड द पैनल इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट शॉर्टली व्हिच विल देन बी फॉरवर्डेड टू द सेंटर फॉर द नेसेसरी एक्शन। क्योंकि यहाँ पे स्टेट से सेंटर के पास जाएगा, देन सेंटर कोई एक्शन जो है इस पे ले पाएगा। ठीक है, तो एसटी के राइट्स को, एग्जिस्टिंग राइट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ये भी एक ड्यूटी है इज ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ एसटीज। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब। नाउ इंश्योरिंग द राइट्स and privileges, Sonowal assured that while seeking the ST status for the 6 community, that the state will ensure that the rights and privileges of the existing scheduled tribe remain unaffected। तो scheduled tribe के जो भी existing rights हैं वो unaffected रहेंगे। ठीक है, आने वाले टाइम में मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर राइट्स प्रोवाइड करती है, एसटी स्टेटस देती है 6 एथनिक कम्युनिटी को, दैट इज वेल एंड गुड। एंड लेकिन जो जो एग्जिस्टिंग राइट है, एग्जिस्टिंग राइट ऑफ द एंड प्रिविलेजेस जो है एग्जिस्टिंग शेड्यूल ट्राइब के, वो रिमेन अनअफेक्टेड रहेंगे, उन पे कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। प्रसार भारती विल प्रोड्यूस अ टीवी सीरीज ऑन द लचित बोरफुकन। तो इस मंथ में ज्यादातर ऐसा न्यूज रहा है। ठीक है, तो जो फ्रीडम फाइटर हैं इन पे ज्यादा न्यूज रहा है। लचित बोरफुकन जी पे यहाँ पे एक टीवी सीरीज जो है प्रसार भारती के द्वारा प्ले किया जाएगा। ठीक है, तो लचित बोरफुकन वन ऑफ द असम मोस्ट रिवर्ड हिस्टोरिकल फिगर हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं। ठीक है, एक वेलर लीडरशिप रहा है इनका, एक अपने होमलैंड के लिए, असम के लिए काफी इन्होंने पाइवटल रोल प्ले किया इन द सेफ गार्डिंग ऑफ द असम फ्रॉम द मुगल इन्वेजन। ठीक है, फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो मुगल इन्वेजन हुआ था, बैटल ऑफ सरायगढ़, सरायघाट हुई थी 1671 में, बैटल ऑफ सरायघाट। यहाँ पे लचित बोरफुकन की एक छोटी सी आर्मी ने एक
औरंगजेब की बहुत बड़ी आर्मी को डिफीट किया था और अपने होमलैंड को सेव किया गया था, वेयर ही लेड द असम होम फोर्सेस टू डिसिसिव विक्ट्री अगेंस्ट द माइटी मुगल आर्मी. Lachit Borphukan impact extend beyond the battlefield, influencing the social, cultural and regional identity of the Assam. तो इन्होंने असम की रीजनल आइडेंटिटी के लिए वर्क किया, सोशल कल्चरल को इन्फ्लुएंस किया. Now, अगर हम इनकी लाइफ अर्ली लाइफ को देखते हैं तो लचित बोरफुकन वाज बोर्न इन द 1622 टू द मोमोई तामुली बोरबोरुआ, and who was a first Borborua, governor of the Assam, Upper Assam, and the commander in chief, and under the king Pratap Singla of the Ahom dynasty. And अगर कोई प्रोनाउंसिएशन अगर कोई मेरे से मिस्टेक हो रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा. आई एम वेरी सॉरी अबाउट प्रोनाउंसिएशन. मे भी हो सकता है कि कोई प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा ना हो पाए, तो सॉरी फॉर दैट. ठीक है. तो फर्स्ट ही वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द अपर असम एंड द कमांडर इन चीफ अंडर द किंग प्रताप सिंह ऑफ द अहोम डायनेस्टी. And from an early age, Lachit was trained in the military tactics and administration. इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मिलिट्री के लिए काफी ट्रेनिंग ली. एंड ही वाज अपॉइंटेड एज द बोरफुकन कमांडर इन चीफ ऑफ बाय द किंग चक्रध्वज सिंघा. तो चक्रध्वज सिंघा के अंडर इनको अपॉइंट किया गया एज अ बोरफुकन. ठीक है. In 1667. Now, the position that placed him in charge of the Ahom Kingdom. Ahom Kingdom का वेस्टर्न रीजन जो है ये इनको दिया गया, एंड पर्टिकुलरली द डिफेंस अगेंस्ट द मुगल एम्पायर. मुगल एम्पायर से, क्योंकि अहोम जब डायनेस्टी चल रही थी, अहोम किंगडम था, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मुगल से. ठीक है. मुगल से इनको सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम था. बैटल ऑफ सराय घाट. बैटल ऑफ सराय घाट 1671 में हुआ. ये डेट याद रख, ये ईयर याद रखें आप लोग कि बैटल ऑफ सराय घाट. द बैटल ऑफ सराय घाट इज द मोस्ट फेमस एपिसोड होगा इन द लचित बोरफुकन मिलिट्री कैरियर एंड डिफाइनिंग द मोमेंट इन द असम हिस्ट्री. और यहाँ पे औरंगजेब जो है अटैक कर देता है इन द असम with the well equipped army led by the Raja Ram Singh first to capture the region. इस पूरे रीजन को कैप्चर करने के लिए राजा राम सिंह फर्स्ट जो है इसके लीडरशिप में जो औरंगजेब है अपनी एक बड़ी आर्मी जो है ये सेंड करता है. ठीक है. एंड द लचित बोरफुकन डिस्पाइट फेसिंग न्यूमेरिकली सुपीरियर फोर्स यूज हिज स्ट्रेटेजिक acumen to defeat मुगल्स इन द नवल बैटल ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर. और यहाँ पे नवल बैटल में ब्रह्मपुत्र रिवर पे इन्होंने डिफीट कर दिया. ठीक है. ठीक है. And his leadership, tactical brilliance, and the fierce determination of Ahom soldiers were key to this victory. और इनकी जो टैक्टिक्स थी, जो स्ट्रेटजी थी, जो बैटल के लिए जो इनकी स्ट्रेटजी थी, जो इनका एक डेडिकेशन था टुवर्ड्स द होमलैंड, जिसकी वजह से इन्होंने अपने होमलैंड को सेफ भी कर पाए और मुगल जैसी, औरंगजेब की जैसे बड़ी एक आर्मी को इन्होंने डिफीट भी किया. इनका एक बहुत फेमस लाइन था, देश के बने माँ के बने, मोई मोरोम ना होई. इसका मीनिंग है, इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर मदरलैंड, इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर मदरलैंड, डू नॉट रिट्रीट even if you have to sacrifice your life. become a relying cry for the Assamese patriotism. ठीक है. इस लाइन को आप यू कैन यूज इन द एसे, यू कैन यूज इन द जीएस पेपर. ठीक है. तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. नो, यहाँ पे हम बात करते हैं एक ओइको टैक्स सर्टिफिकेशन फॉर द इरिस सिल्क. तो नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, NEHSDC अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अचीव अ प्रेस्टिजियस ओइको टैक्स सर्टिफिकेशन फॉर इट्स इरिस सिल्क. इरिस सिल्क के लिए, क्योंकि इरिस सिल्क एक वर्ल्ड का ओनली वेगन सिल्क है. ठीक है. इनके डेवलपमेंट के लिए इनको ये ओइको टैक्स सर्टिफिकेशन मिला. किसको? नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को. ठीक है.
और यहाँ पे इसको इंडिया 78th इंडिपेंडेंस डे पे इसको रिकॉग्नाइज की गई एंड अंडरस्कोर द रिच ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड एलिवेट द इरिस सिल्क एज द ग्लोबली रिकॉग्नाइज सस्टेनेबल टेक्सटाइल। इरिस सिल्क जो है वर्ल्ड का, अभी मैंने आपको कहा, ओनली वेगन सिल्क है, अनलाइक द अदर सिल्क दैट रिक्वायर्ड द मोर टू बी किल्ड इनसाइड द कोकुन। कोकुन को यहाँ पे इनसाइड कोकुन का किलिंग हो जाता है, कोकुन मर जाता है। एंड द इरिस सिल्क अलाउज द मोथ टू नेचुरली एग्जिस्ट, नेचुरली एग्जिट करता है, नेचुरली एग्जिट कर जाता है जब इरिस सिल्क में वो वहां से नेचुरली एग्जिट कर जाता है। ठीक है, उसमें उस जो जो वो इंसेक्ट है, जो कोकुन है, उसको मरने की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ मेकिंग इट अ सिंबल ऑफ कंपैशन एंड सस्टेनेबिलिटी इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, तो एक कंपैशन दिखाता है, एक सस्टेनेबिलिटी इन सिल्क से हमें दिखता है इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नाउ असम, अपर असम गेट्स द फर्स्ट पीईटी स्कैन सर्विसेज। ठीक है, बोन फॉर द कैंसर पोस्ट पेशेंट। ठीक है, तो अपर असम में यहाँ पे ये देखा गया कि जो डिब्रूगढ़ कैंसर सेंटर है, डिब्रूगढ़ कैंसर सेंटर है, यहाँ पे असम कैंसर केयर फाउंडेशन जो ऑपरेटेड किया जाता है बाय द असम कैंसर केयर फाउंडेशन, ये भी आपके लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में। अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ द असम गवर्नमेंट एंड टाटा ट्रस्ट, ठीक है, हैज इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट पीईटी पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी सर्विसेज इन द अपर असम। इससे क्या होता है, इससे डायग्नोस्टिक की जाती है, एक डायग्नोस्टिक टूल है, ठीक है, फॉर डिटेक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ द कैंसर स्प्रेड, कितना कैंसर शरीर के अंदर, कितना कैंसर स्प्रेड हुआ है, एंड मॉनिटरिंग द प्रोसेस प्रोग्रेस एंड रेस्पॉन्सेज टू द ट्रीटमेंट इन द कैंसर पेशेंट। कैंसर पेशेंट में यहाँ पे हम एक मॉनिटर कर पाएंगे क्या प्रोग्रेस है, क्या रिस्पॉन्स है ट्रीटमेंट का। ठीक है, इन द कैंसर पेशेंट में कितना एक्सटेंट तक कैंसर जो है स्प्रेड किया है। और ये पहली बार यहाँ पे असम के इस अपर असम रीजन में, डिब्रूगढ़ रीजन में इसको इंट्रोड्यूस की गई है। ठीक है, इसके पहले जो प्रायर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस फैसिलिटी, द कैंसर पेशेंट जो है इन अपर असम फेस द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, बहुत ज्यादा चैलेंजेस होता था, इनको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता था फॉर दिस टेस्ट, और लॉन्ग वेटिंग पीरियड होता था, जिससे ये एफिशिएंट भी नहीं हो पाता था। ठीक है, और इससे ये प्रॉब्लम होती थी कि कई बार डिफिकल्टीज हो जाती थी, ट्रीटमेंट बहुत लेट से मिलता था। ठीक है, तो और करेक्ट एग्जामिनेशन नहीं हो पाता था, करेक्ट डिटेक्ट नहीं कर पाते थे, करेक्ट मॉनिटरिंग नहीं हो पाती थी कैंसर सेल्स की। ठीक है, और इससे लोगों को काफी हेल्प रहेगा। नाउ शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2024, तो इनाम याद रखिएगा, डॉक्टर पूर्वी सैकिया, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ द बोटनी एट द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये बीएचयू की एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और पूर्वी सैकिया जो असम से बिलोंग करती हैं, इनको इनको द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2024 प्रोवाइड की गई है। ठीक है, साइंस के फील्ड में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, बायोलॉजिकल कंजर्वेशन के फील्ड में ये अवार्ड जो है प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इनको दी गई फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द एनवायरमेंट साइंस। ठीक है, रिसर्च एरिया की अगर हम बात करें तो प्लांट इकोलॉजी में इन्होंने रिसर्च किया ऑन द फोकस ऑफ द क्वांटिटेटिव इकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अक्रॉस द सेंट्रल ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न साउथर्न इंडिया रीजन में। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे इन्होंने वर्क किया। ठीक है, सॉइल इकोलॉजी पे इन्होंने वर्क किया एंड रिसर्च किया ऑन द सॉइल प्लांट इंट्रैक्शन। ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करता है फॉर द फॉरेस्ट हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी पे इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, इनके रिसर्च का सिग्निफिकेंस क्या रहा, तो डॉक्टर सैकिया वर्क इज पाइवोटल फॉर द कंजर्वेशन एफर्ट एंड एड्रेसिंग द क्लाइमेट चेंज थ्रू द अंडरस्टैंडिंग द इकोलॉजिकल डायनेमिक्स ऑफ द इंडियाज फॉरेस्ट रिसोर्सेस। तो यहाँ पे इनका कंजर्वेशन पे, क्लाइमेट चेंज पे काफी इनका वर्क रहा है, एक पाइवोटल रोल रहा है। ठीक है, टू एड्रेसिंग द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इकोलॉजिकल मैपिंग, मॉडलिंग पे इन्होंने काफी वर्क किया, जिसपे हम लोग फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। ठीक है, पॉलिसी मेकर्स के लिए ये काफी आसान कर दिया गया। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन फॉर द her research contribute to maximize the role of the forest in the global carbon cycle। ठीक है, एंड द डेवलपिंग स्ट्रेटजी फॉर द क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, तो हम उस पे अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका काफी कई सारा वर्क जो रहा है एनवायरमेंट पे, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे, इसको देखते हुए इनको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड प्रोवाइड की गई है। फील्ड सैंपलिंग पे इनका
मैथोलॉजी को यूज की गई, फील्ड फील्ड सैंपलिंग मैथोलॉजी को यूज की गई, डेटा एनालाइजिंग की गई, और इन्होंने जो भी डेटा को कलेक्ट किया उसको डीबीटी के आईबीआईएन पोर्टल पे उन्होंने सबमिट भी किया, जिससे क्या हो सके कि फिर इसका फर्दर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सके, ठीक है, और उसको फर्दर रिसर्च के लिए यूज किया जा सके। ना इनके इम्पैक्ट्स, इनके रिसर्च का इम्पैक्ट ये हुआ कि हम लोग अंडरस्टैंड कर पाए द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन द स्टोरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड द इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल ग्लोबल कार्बन साइकिल, उस पे क्या कार्बन का क्या इम्पैक्ट है इसका, इससे हम लोग अवेयर हो पाए हैं। सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए हम लोग काफी डेवलपमेंट कर पाए हैं। बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्शन प्रोटेक्शन की बात की जाए या पॉलिसी डेवलपमेंट की बात की जाए, तो इनका इस पे काफी रोल रहा है, जिससे काफी इनके रिसर्च का काफी इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। नाउ अदर रेसिपिएंट भी हैं, जैसे एग्रीकल्चर में कृष्णमूर्ति एसएल और स्वरूप कुमार परिदा, बायोलॉजिकल साइंस में राधा कृष्णन महालक्ष्मी, अरविंद पेनमत्सा, ठीक है, केमिस्ट्री में विवेक विवेक पोलसेट्टीवार, विशाल रॉय, और अर्थ साइंस में रॉक्सी मैथ्यू कोल, और इंजीनियरिंग साइंस में अभिलाष और राधा कृष्ण गंती, ठीक है। तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड रहा है, ये शांति स्वरूप जो रहे हैं, शांति स्वरूप भटनागर, ये यूजीसी के चेयरमैन रहे, ये सीएसआईआर के चेयरमैन रहे हैं, साइंटिस्ट रहे, सीएसआईआर चेयरमैन रहे, रेनाउंड केमिस्ट रहे, ठीक है। तो इनके इनके लिए ये अवार्ड अनाउंस की गई, 1958 में इसको इंस्टीट्यूट की गई, ठीक है, और इसको रिकॉग्नाइज की जाती है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन बाय द साइंटिस्ट अंडर द एज ऑफ 45। यहाँ पे ऐसे साइंटिस्टों को रिकॉग्नाइज की जाती है और उनको ये अवार्ड प्रोवाइड की जाती है। नाउ मिथुन रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द असम, असम में पहली बार मिथुन को रिकॉर्ड की गई है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये एनिमल जिसको मिथुन कहा जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश का या नागालैंड का, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड प्लस नागालैंड का ये क्या है, ये स्टेट एनिमल है, स्टेट एनिमल, दैट इज मिथुन, ठीक है। हम्म। तो पहली बार यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम द स्टेट ऑफ असम हैज ऑफिशियली रिकॉर्डेड द प्रेजेंस ऑफ द मिथुन, ठीक है, और बॉस फ्रंटलिस जिसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, सेमी वाइल्ड गॉर लाइक एनिमल है, has reared for the generation by the tribal community in the district of the Dima Asau, ठीक है, बट इट्स एग्जिस्टेंस इन द असम वाज नॉट ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड, ठीक है, इसके एग्जिस्टेंस को ऑफिशियली डॉक्यूमेंट नहीं की गई थी, ठीक है। पास्ट लाइव स्टॉक सेंसस में मिथुन को एम्बिगुअसली रिकॉर्डेड किया गया, अंडर द अदर कैटेगरी में इसको रिकॉग्नाइज की गई थी, ठीक है। अब ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम इसकी रही है, ठीक है, और कई बार इसको अच्छे से डॉक्यूमेंटेड नहीं किया गया, अदर कैटेगरी में रख करके इसको दे दिया गया, ठीक है। बट अगर हम मिथुन को नॉर्थ ईस्ट में काफी कल्चरल आइकन माना जाता है, मिथुन अ कल्चरल आइकन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए कल्चरल आइकन है, ठीक है। नाउ सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं तो मिथुन इज कल्चरली एंड इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट इन द नॉर्थ ईस्ट। अभी मैंने आपको बताया कि इट इज अ स्टेट एनिमल ऑफ द अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, एंड द स्पीसीज इज फाउंड इन द मिजोरम एंड मणिपुर, ठीक है, एंड मिथुन इज प्राइमरली रेयर्ड फॉर इट्स मीट एंड प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द रीजन्स culinary culinary एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। तो कल्चरली भी ये, ट्रेडिशनली भी काफी ये इंपॉर्टेंट है, काफी अहम है ये, ठीक है। और ऑफिशियली फ्रॉम द एनिमल हस्बेंड्री एंड द वेटनरी डिपार्टमेंट along with the scientist of from the CSIR, ICAR, National Research Center on the Mithun, conducted an expedition to document the Mithun in the Assam, असम को में मिथुन को डॉक्यूमेंट करने के लिए ये कंडक्ट की गई थी, एंड Arab K. Kakati, additional director of the Animal Husbandry and the Veterinary Department, shared their findings with the New India Express and the न्यू इंडियन एक्सप्रेस। एंड अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेंसस जो 2019 में लाइव स्टॉक सेंसस कंडक्ट की गई थी, लाइव स्टॉक सेंसस कंडक्ट की गई थी 2019 में, वहां पे इंडिया हैज अ मिथुन पॉपुलेशन इज 3,86,311, तो इतना मिथुन का पॉपुलेशन रहा है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, बिल फॉर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ द मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स, तो काफी ये चर्चा में है असम के लिए, ठीक है, असम ट्रिब्यून में काफी ये न्यूज में रहता है।
असम असेंबली ने 1935 एक्ट को रिपील कर दिया। 1935 एक्ट जो है मैरिज से रिलेटेड है। जैसे हिंदू में अगर आप मैरिज करते हैं तो आपको मैरिज के लिए मैरिज रजिस्ट्रार से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। मुस्लिम में जो ये रजिस्ट्री होती है ये काजी के पास हो जाती है। गवर्नमेंट के पास इसका डेटा बहुत कम रहता है। ठीक है, तो इसको खत्म की गई है। इसके लिए असम असेंबली ने एक नया लॉ पेश किया है, लॉ इंट्रोड्यूस की गई है, दैट इज मैरिज एंड डिवोर्स बिल 2024, मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल 20, रजिस्ट्रेशन ऑफ द असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ द मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल 2024। ठीक है, now introduced by the revenue and disaster management minister Jogen Mohan, the bill mandated government registration for the government registration of all the Muslim marriage and divorce in the state। तो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन जो है ये मैंडेटरी हो गया। इट रिप्लेस द मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935, इसको रिप्लेस कर दिया गया। ब्रिटिश एरा लॉ जो था, जो परमिट करता था चाइल्ड मैरिज को, अब ये यहाँ पे अब सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम ये है कि मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 जो है ये पॉलीगेमी को ये इशू, जो पॉलीगेमी की इशू है इसको भी एड्रेस नहीं करता था, और चाइल्ड मैरिज को, जो कि एक बहुत एक निगेटिव फेज को दिखाता है, चाइल्ड मैरिज, इसको भी प्रमोट करता था, जो परमिटेड था, यहाँ पे परमिटेड था। नाउ तो 1935 लॉ वाज रिपील्ड बाय द ऑर्डिनेंस इन द मार्च 2024 एंड द न्यू बिल वाज टेबल्ड इन द असेंबली। ठीक है, अब इसको, नई बिल को टेबल की गई है और इसको पास की जाएगी। नाउ द कुछ की प्रोविजंस हैं, यहाँ पे आप देख लेंगे। कंटिन्यूटी ऑफ द प्रीवियस रजिस्ट्रेशन, अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा क्लैरिफाइड दैट ऑल मैरिज प्रीवियसली रजिस्टर्ड बाय द काजी, जो मैरिज इस लॉ से पहले, ठीक है, यानी कहा गया कि ये लॉ रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, यानी लॉ इस एक्ट के आने से पहले जो भी मैरिजेस होंगे और जो भी रजिस्टर्ड किए गए बाय द काजी वो रिमेन वैलिड, विल रिमेन वैलिड, वो वैलिड होंगे। लेकिन ओनली न्यू मैरिज विल बी सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यू लॉ। अब न्यू जो मैरिज होंगे उसको गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करना होगा। ठीक है, यहाँ पे इसके प्रोविजंस में कहा गया कि नो इंटरफेरेंस विद द इस्लामिक रिचुअल्स, कोई इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी। सीएम का कहना है कि कोई इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी। वी आर नॉट इंटरफेयरिंग विद द मैरिज सोलमनाइज्ड अंडर द इस्लामिक रिचुअल अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंडर जो भी इस्लामिक रिचुअल्स हैं उनको इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। और ओनली कंडीशन इज दैट द इस्लाम प्रोहिबिटेड मैरिज विल नॉट बी रजिस्टर्ड। ठीक है, यानी जो भी इस्लाम प्रोहिबिटेड मैरिज होगा उसको रजिस्टर नहीं की जाएगी। और यहाँ पे जो मेन यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर पाए मैरिजेस को। ठीक है, पर्पस क्या है कि देखो नेक्स्ट टाइम पे पॉलीगेमी, आपको ऑलरेडी पॉलीगेमी के लिए बिल पेश किया जा चुका है। ठीक है, पॉलीगेमी को बैन करने के लिए। ठीक है, कि एक से ज्यादा शादी जो होती है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग, शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग 1937, a Muslim person can married with one or can keep one or more wife। ठीक है, हिंदू में ऐसा नहीं है कि हिंदू में एक से ज्यादा वाइफ आप नहीं रख सकते हैं। आपकी एक वाइफ है तो दूसरी वाइफ के लिए, दूसरी शादी करने के लिए आपकी पहली वाइफ से तलाक होना जरूरी है, डिवोर्स होना जरूरी है। बट मुस्लिम्स में ऐसा नहीं है, पहली वाइफ होते हुए भी आप दूसरी शादी कर सकते हैं, ये अलाउड है इन द मुस्लिम पर्सनल लॉ। दैट्स व्हाई वी नीड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट है, या जितने भी आप केसेस देखें, ठीक है, सायरा बानो केस, सरला मुदगल केस, ठीक है, इन सारे केसेस में किसके क्या कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ही बात की जा रही है। क्योंकि पर्सनल लॉ जो है, देखो सिविल मैटर में सबके पास अलग अलग लॉज हैं, सिविल मैटर में सबके पास अलग अलग लॉज हैं। मुस्लिम के पास अपना लॉज है, ट्राइबल्स के पास अपना लॉज है, हिंदूज के पास अपना लॉज है। तो यहाँ पे वन नेशन वन लॉज की बात की जाती है। ठीक है, जैसे अभी आपको पता है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है ना, वहीं पे यहाँ पे भी ये बात की जा रही है कि यहाँ पे देखिए, जैसे अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि काजी सिस्टम को खत्म किया जाए। द गवर्नमेंट एम टू एबोलिश द काजी सिस्टम इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ द मुस्लिम मैरिज। ये कोई गलत नहीं है,
ठीक है? इसको इसको इस एक्ट्स को चाहे यूसीसी हो गया या असम का ये एक्ट है, इसको बस एक राइट वे से देखने की ज़रूरत है। ठीक है? क्योंकि हर एक चीज़ गवर्नमेंट के नज़र में होना चाहिए। ठीक है? एंड द बिल आल्सो सीक्स टू प्रिवेंट द चाइल्ड मैरिज इन द स्टेट। चाइल्ड मैरिज को खत्म करना। ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि चाइल्ड मैरिज इज़ नॉट अ गुड थिंग। ये हमारे सिन है हमारे समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए। ठीक है? तो यहाँ पे फाइट करना है अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी। चीफ मिनिस्टर Sharma also described the passing of the bill as a significant step in combating the social evil such as the child marriage. इन्होंने अपने एक्स पोस्ट पे भी कहा है कि टुडे इज द हिस्टोरिक डे इन आवर एफर्ट टू फाइट द सोशल एविल ऑफ द चाइल्ड मैरिज। इससे क्या होगा कि चाइल्ड मैरिज को हम रोक पाएंगे। अब काजी के पास जब मैरिज हो जाता है तो पता नहीं चलता है चाइल्ड मैरिज हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन जब आप गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास रजिस्टर करोगे तो पता चल पाएगा ना कि चाइल्ड मैरिज है या नहीं है। ठीक है? आपको फॉलो करना पड़ेगा जो मैरिज का जो सूटेबल एज है उसको फॉलो करना पड़ेगा। एंड Chief Minister also thanked to all the legislator for their support, emphasizing that the bill transcends the party politics and aim to ensure the dignity for the young girl. ठीक है? एंड ऑल्सो यहाँ पे हिंट दी गई फॉर एट द फ्यूचर लेजिस्लेशन एम्ड एट बैनिंग द पॉलीगैमी, कि फ्यूचर में पॉलीगैमी को भी बैन कर दिया जाएगा, यानी नेक्स्ट बैनिंग पॉलीगैमी। ठीक है? स्टेटिंग द नेक्स्ट बैनिंग पॉलीगैमी। ठीक है? तो आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये सारे न्यूज़ जो हैं आप ज़रूर पढ़ें इसको, ठीक है? रिवीजन एक बार ज़रूर करें। नाउ यदि आप स्टेट पीसीएस असम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं, इफ यू वांट टू कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी चाहते हैं ताकि ईच एंड एवरी टॉपिक आपका क्लियर हो सके, आप अपने फील्ड में एक एक्सपर्टीज आ सके, अपने सब्जेक्ट में आपको क्लैरिटी आ सके, तो आप स्टेट पीसीएस असम पीसीएस प्री प्लेसमेंट्स लाइफ फाउंडेशन कोर्स, लाइफ फाउंडेशन संकल्प बैच 2 को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? 7th ऑफ सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। यू कैन यूज द कोड विद्या लाइफ टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, और अभी प्रेजेंट टाइम में गुरु कृपा सेल जो है चल रही है और आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है? काफी एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो आप इसको अवेल करें। और आप क्योंकि एक बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी कर सकते हैं, आपको 1-to-1 मेंटरशिप, आपको फर्स्ट डे से मेंस की आंसर राइटिंग प्रोवाइड की जा रही है। वीकली करंट अफेयर सेशन होता है जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल और असम से रिलेटेड करंट अफेयर को हम लोग कवर करते हैं, प्री और मेंस को। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, एनालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ को हम लोग देखते हैं इन द करंट अफेयर सेशंस। ठीक है? और द स्टैटिक पोर्शन सेशंस। और आपको यहाँ पे असम स्पेसिफिक कंटेंट पे भी काफी फोकस किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि असम स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट, एक पर है जो मेंस के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो उस पे काफी फोकस की जाती है। तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स एंड यू कैन गेट अ गुड कॉन्सेप्ट एंड यू कैन गेट अ गुड नॉलेज अबाउट योर सिलेबस। ठीक है? और यू कैन गेट अ गुड रैंक इन द असम पीसेस। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल।